बच्चों, आज हम पुनः अध्ययन करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। अध्याय नंबर 2 है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पिछले वीडियो में जो 4 भागों के अंतर्गत हमने इस अध्याय को पढ़ा, मतलब पूरे जो 4 भाग है उसके अंतर्गत इस पूरे अध्याय को हमने समाप्त कर दिया। जो आज हम पढ़ेंगे वो है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भाग नंबर 5 के अंतर्गत। अब एक बार हम पुनः इस पूरे पाठ को स्मरण करते हैं, इस पूरे अध्याय को, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को, कि हमने इस अध्याय में क्या क्या अध्ययन किया। सर्वप्रथम हमने देखा कि स्वास्थ्य क्या है या स्वास्थ्य का जो परिभाषा है वो किस प्रकार से हमने देखी, चर्चा की आपसे। उसके बाद में देखा कि हमारे जो भारत में स्वास्थ्य के आंकड़े तो किस प्रकार से नज़र आ रहे थे, जबकि स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति कैसे देखने को मिली। उसी भाग के अंतर्गत हमने देखा कि हाकिम शेख की कहानी, जो हाकिम शेख कोलकाता में जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, उनके सिर में गंभीर चोट आई थी, लेकिन विभिन्न सरकारी हॉस्पिटलों में उनको ले जाया गया, लेकिन समय पर उनको इलाज नहीं मिला। इसके नेक्स्ट भाग में हमने इलाज में जो अंतर है, 2 मित्रों की कहानी जो चित्रकथा के माध्यम से हम समझे थे, अमन और रंजन, उनके माध्यम से हम समझे कि हमारे भारत में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है और निजी स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। और उसी भाग के अंतर्गत हमने ये भी पढ़ा कि जो सरकार हमारे से विभिन्न प्रकार के जो कर लेती है, उनके माध्यम से सरकार हमारे लिए क्या क्या जन कल्याण के कार्य करती है। उसके नेक्स्ट भाग में हमने पढ़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत हमने पढ़ा, उन पर चर्चा की कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट भाग में पढ़ा स्वास्थ्य और सबके लिए स्वास्थ्य की समानता किस प्रकार से हमारे को नज़र आती है धरातलीय स्तर पर, और ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे स्वास्थ्य सेवा या विभिन्न प्रकार की सेवाओं में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए हमने जो क्या उदाहरण लिया, जो एक केरल के अनुभव का उदाहरण लिया, और साथ में जो कोस्टा रिका है, विदेश का एक देश है जो एक स्वस्थ देश माना जाता है, उसके भी उदाहरण लिया हमने कि किस प्रकार से वहाँ की सरकार ने जो सेना पर व्यय न करके वहाँ के लोगों के जो आधारभूत सुविधाओं पर व्यय किया। तो इस पूरे पाठ का हमने एक बार पुनः स्मरण कर लिया, लेकिन आज हम केवल इसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उस पर ही चर्चा करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं, इस पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा करते हैं। और आप अब नोटबुक और जो पेन लेके बैठ जाइए और इन प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करने के बाद में उसको साथ में नोट भी करते जाइए। तो चलो देखते हैं प्रश्न और उनका उत्तर। सबसे पहले प्रथम प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। प्रथम प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले इस अध्याय में आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। अब हमने जो पाठ के जो 4 भाग पढ़े थे उसमें हमने ये देखा कि स्वास्थ्य के जो मायने होते हैं वो केवल इलाज से संबंधित नहीं होते, अन्य आधारभूत सुविधाएं भी हमारे को उसके अंतर्गत देखनी होती है कि उन्हीं से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो उसके अंतर्गत हमारे संविधान में एक उपबंध दिया गया है, उस उपबंध को पढ़ते हैं, फिर इसके पाठ के प्रश्न का जो ये प्रश्न है, प्रथम प्रश्न, इसका उत्तर अपन देखेंगे। तो पहला है, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का जो सुधार करने का राज्य का प्रथम कर्तव्य है। अब जो हमारे संविधान का जो ये उपबंध दे रखा है उसमें यह है कि लोगों के जो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने का प्राथमिक कर्तव्य किसका है? सरकार का है। कि जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल और उनके लिए उत्तम भोजन, पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, विभिन्न प्रोटीन्स और विटामिन युक्त भोजन उपलब्ध करवाना, और साथ में उनको जीवन जीने के अधिकार के साथ में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, ये किसका प्राथमिक कर्तव्य है? ये सरकार का है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। अब इसको उत्तर को समझते हैं कि वो ऐसा क्या क्या काम करे जिससे लोगों को अन्य सुविधाओं के साथ में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी मिले। तो चलो समझते हैं इसको, इसके उत्तर के माध्यम से। हमने संविधान के इस अंश को हमने पढ़ा और यह सुनिश्चित हो गया कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना किसका काम है और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना किसका काम है? ये सरकार का क्या है? प्राथमिक कर्तव्य है। उस उपबंध के अनुसार ये सब काम लोगों के
पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये सब कार्य किसको करने होते हैं? ये सरकार को करने होते हैं और वो सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार का ये दायित्व है कि सभी नागरिकों को निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। अब सरकार ऐसा क्या करे जिससे सबको स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाए? तो उसके लिए सरकार ये कर सकती है कि सबको निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवा सकती है। और अन्य क्या काम करे कि जो संविधान का वो उपबंध है वो हमारे को सार्थक रूप से समझ में आ जाए। अन्य कार्य भी देखते हैं हम। साथ में सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि वह सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। साथ में सरकार का ये भी कर्तव्य है कि जो गरीब है या सुविधाहीन लोग हैं उनको गुणात्मक रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। गुणात्मक का मतलब क्या होता है? गुणात्मक का ये होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अन्य आधारभूत सुविधाएं भी विकसित करे। कौन करे? सरकार। अब अन्य आधारभूत सुविधाओं में कौन कौन सी चीज़ें आती है? जैसे पोषण युक्त भोजन, स्वच्छ पानी, साफ वातावरण और रहने के लिए आवास। ये सब सुविधाएं जब सब लोगों को मिल जाएंगी तो वो कम से कम बीमार हो पाएंगे। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनके स्वास्थ्य में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब उस संविधान के उपबंध का यहाँ हमको समझ में आ गया कि ऐसे सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के साथ साथ ऐसे कार्य भी, आधारभूत सुविधाओं का विकास भी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तो वो लोग कम से कम बीमार पड़ेंगे। ये हम समझ पाए प्रश्न नंबर 1 का। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, ध्यान से आप सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले इसको। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, चर्चा कीजिए। कि सरकार ऐसे क्या कार्य करे कि सबको जो स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, ऐसे क्या क्या कदम सरकार उठाए, उस पर चर्चा करते हैं। तो उत्तर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है। अब वो कदम कौन कौन से हैं कि आसानी से सभी को समय पर इलाज मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि चाहे सभी जगह ना, जो चाहे दुर्गम इलाका हो, चाहे आदिवासी इलाका हो, सब जगह क्या खोल दिए जाएं? स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल खोल दिए जाएं, ताकि सभी लोगों को आसानी से स्वास्थ्य लाभ मिल जाए। ये किसका काम है? ये सरकार को करना चाहिए। समय पर क्या हो? सबका इलाज हो जाए। कोई भी व्यक्ति जो किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, लेकिन उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से ये सरकार का कार्य है कि सभी को, चाहे वह कैसे भी इलाके हो, दुर्गम हो चाहे आदिवासी इलाके हो, सभी पर स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की व्यवस्था करने का काम किसका है? सरकार का है। इसके अलावा और क्या कर सकती है? इसके अलावा निःशुल्क या कम कीमत पर सरकार क्या करा सकती है? निःशुल्क या कम कीमत पर सरकार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकती है, ताकि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है या सुविधाहीन व्यक्ति है उसको भी आसानी से स्वास्थ्य सेवा मिल जाए। सभी लोगों हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास भी किया जा सकता है। अब इलाज तो देना है ही सरकार को, स्वास्थ्य सेवाएं तो देनी है ही, लेकिन सरकार ऐसे कार्य भी करने चाहिए जिससे उनको आधारभूत सुविधाएं मिल जाए। आधारभूत सुविधाएं पर जैसे पहले हमने चर्चा की, वो कौन कौन सी है? जैसे वो पोषण, अच्छा पौष्टिक भोजन, रहने के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण और सड़कें, ये और भी बहुत सारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी हैं आधारभूत सुविधाएं। ये भी उपलब्ध कौन करवाए? सरकार कराए। इसी के साथ और कौन कौन सी सुविधाएं सरकार करे कि वहाँ पर जो अस्पताल है या स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर आवश्यक उपकरण, योग्य डॉक्टर और नर्सों की व्यवस्था करे, ताकि सभी लोगों को आसानी से इलाज मिल सके समय पर। साथ में सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों को किसी प्रकार का ऋण नहीं लेना पड़े और अपनी संपत्ति को नहीं बेचना पड़े। सस्ती दवाइयाँ, हमारे राजस्थान में तो सस्ती दवाइयाँ चल भी रही है। तो ये सब कार्य किसको करना पड़ता है? सरकार को करना पड़ता है, कि ताकि जो स्वास्थ्य सेवा है आसानी से सबको समय पर मिल जाए। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसको पढ़ते हैं। आपको अपने इलाके के उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं? नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। हमने इलाज में अंतर वो चित्रकथा के माध्यम से समझा था। जो अमन और रंजन दो मित्र थे,
तब वो दोनों, एक तो सार्वजनिक अस्पताल में गया और एक निजी अस्पताल में गया हो, और चित्रकथा के माध्यम से हमने दोनों अस्पतालों को, दोनों प्रकार के जो अस्पताल है उसके अंतर को समझा, इलाज में या सुविधाओं में विभिन्न प्रकार के अंतर देखने को मिला। अब हम इस तालिका के माध्यम से समझते हैं और फिर इसका वर्णन के माध्यम से भी और अधिक निजी स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार का अंतर देखने को मिलता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप तालिका पर ध्यान दीजिए। तालिका में सुविधा है, सामर्थ्य, उपलब्धता और गुणवत्ता। तो सबसे पहले निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ अधिक धन व्यय करना पड़ता है, जैसा कि हमने अमन और रंजन की कहानी में देखा था। लेकिन वहाँ पर अधिक धन व्यय करने के साथ में उपलब्धता क्या क्या होती है, वहाँ प्रयोगशालाएं होती है, योग्य डॉक्टर मिलते हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर भी मिल जाते हैं और साफ़ सुथरा वातावरण भी मिलता है। गुणवत्ता, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मतलब धन तो अधिक हो रहा है, वहाँ पे धन तो खर्च अधिक हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा कैसी मिल रही है, अच्छी मिल रही है। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत इसी सारणी को समझते हैं। सार्वजनिक में निःशुल्क या बहुत ही कम कीमत पर सभी लोगों तक ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाती है, कोई भी व्यक्ति इनका उपयोग कर सकता है। और जैसे गरीब व्यक्ति तो निजी स्वास्थ्य सेवाओं में जा ही नहीं सकता, और साथ में यहाँ पर डॉक्टरों की कमी होती है। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में जो डॉक्टरों की नियुक्ति कौन करती है, सरकार करती है। अब सभी डॉक्टर क्या होता है कि शहरों में जाना चाहते हैं, गाँव में बहुत सारे जो अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, उनमें डॉक्टरों के पद रिक्त चलते ही रहते हैं, तो डॉक्टरों की कमी यहाँ आसानी से देखी जा सकती है। संतोषप्रद सेवा रहती है। अब यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, साफ़ सफाई कम मिलती है, भीड़ भड़क का ज़्यादा मिलता है सरकारी हॉस्पिटलों में। इसके अलावा वहाँ गुणवत्ता में क्या देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य सेवा संतोषप्रद मिल जाती है, कि गरीब व्यक्ति को या मध्यम वर्गीय परिवार को भी है ना, जो आसानी से स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है। और छोटी मोटी बीमारियों का तो स्वास्थ्य केंद्र जो गांव में होता है उन पर ही आसानी से उनको इलाज मिल जाता है। तो संतोषप्रद होती है कि कम पैसों में इलाज उसको मिल जाता है, किसको, गरीब व्यक्ति को। तो चलो अब इसको विभिन्न प्रकार का जो वर्णन है इस उत्तर को उसके आधार पर और समझते हैं। हमने जो ये है सारणी इसके आधार पर भी समझा इसको, अब इसका वर्णन और करते हैं कि इसके वर्णन में इसके उत्तर के अंतर्गत हम क्या देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों के माध्यम से सरकार संचालित करती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये किसके द्वारा संचालित की जाती है, जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है, जो स्वास्थ्य केंद्र है या अस्पताल है, वो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। अब ये सेवाएं चाहे गांव हो या शहर हो, सभी में सरकार संचालित करती है। इन सेवाओं को चलाने के लिए जनता से सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सरकार विभिन्न प्रकार के जन कल्याण के कार्य करती है, लेकिन आपने सोचा होगा कि सरकार ये पैसे कहाँ से लाती है, तो पैसे भी वो जनता से लेती है विभिन्न टैक्स के रूप में। जैसे GST है, पेट्रोल पे टैक्स है, आप मोबाइल का रिचार्ज कराने जा रहे हो तो वहाँ भी आपसे टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन उन्हीं टैक्सों के माध्यम से सरकार हमारे को स्वास्थ्य सेवाएँ और अन्य जन कल्याण के कार्य करती है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए। सरकार का इसका उद्देश्य क्या होता है कि सभी को, चाहे गरीब हो या मध्यम वर्गीय परिवार हो, कोई भी, सभी को आसानी से कम कीमत पर और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाए। ये कहाँ पे होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत। लेकिन फिर भी कई सार्वजनिक अस्पतालों में उपकरण नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्सों की कमी है, समय पर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। जैसा कि हमने सारणी के माध्यम से भी समझा था कि डॉक्टरों की कमी आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मिल जाती है, अस्पतालों में मिल जाती है। आवश्यक उपकरण नहीं होते हैं, सभी प्रकार की जाँचें वहाँ नहीं होती है, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर फिर ना मरीजों को रेफ़र किया जाता है और इस समय इसमें काफ़ी पैसा और समय उनका बर्बाद हो जाता है। अब निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत देखते हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में कई तरह से संचालित होती है। जैसे गाँव में आपको पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, RMP भी बोलते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर होते हैं और इनमें जो शहरी क्षेत्रों में जो बहुत ही बड़े बड़े हॉस्पिटल मिल जाते हैं आपको, वहाँ बड़ी संख्या में डॉक्टर या विशेषज्ञ डॉक्टर भी आपको मिल जाते हैं। किनमें, निजी स्वास्थ्य सेवाओं में। इनमें काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। अब इन जो
निजी स्वास्थ्य सेवा हैं, इसमें है ना जो विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं मिल जाती है और विशिष्ट सेवाएं मिल जाती है। एमआरआई कराना हो या एक्सरे करवाना हो या अल्ट्रासाउंड कराना हो, सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती है। किसमें? निजी स्वास्थ्य सेवाओं में। तो चलो आगे और देखते हैं। इनमें साफ़ सफाई भी मिलती है और भीड़ भाड़ भी कम रहती है। अब देखो ये फ़ायदा हमने पहले भी उसमें समझा था, किसमें? शुरुआत में जो सारणी थी उसके माध्यम से, कि यहाँ साफ़ सफाई देखने को मिलती है। जैसे कि रंजन को देखा था, वो किंग्सवे के अस्पताल में गया था, कितनी साफ़ सफाई थी, वहाँ मध्यम मध्यम संगीत चल रहा था। और भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, जैसा कि सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलता है। इसके विपरीत इन अस्पतालों में गरीब व्यक्तियों को अपना इलाज करा पाना संभव नहीं है। ये कई प्रकार के चार्ज वसूलने के साथ महंगी दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। लेकिन फ़ायदा है तो नुकसान भी है। नुकसान किस प्रकार से है कि ये बहुत ही महंगे होते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवा बहुत महंगी होती है, निजी अस्पताल बहुत महंगे होते हैं। जो गरीब व्यक्ति हैं जो वहाँ अपना इलाज नहीं करा पा सकता, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार के चार्ज वसूले जाते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन पर सरकार का स्वामित्व नियंत्रण नहीं होता है। और एक मुख्य बात यह हो रहा है कि उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, वो निजी होते हैं और अपना लाभ कमाने के लिए आते हैं। सरकार का किसी प्रकार का उन पर नियंत्रण नहीं रहता है। बड़ी संख्या में जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी अस्पताल चलाती हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं। अब हमने जैसे उसमें चित्र के माध्यम से समझा था कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है, हॉस्पिटल खोल रही है, लेकिन वो काफ़ी महंगे हैं। गरीब व्यक्तियों के बस की बात नहीं है कि वहाँ इलाज करवा लें। तो हमने समझा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर। सबसे पहले हमने सारणी के माध्यम से समझा, दूसरी बार हमने उसका वर्णन और कर दिया कि भाई किस किस प्रकार से अंतर देखने को मिला। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधारने के बाद में बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। अब इसको हमने पाठ के अंतर्गत भी पढ़ा और हम इसको इस प्रश्न के माध्यम से भी समझते हैं कि अगर हमारे आसपास के वातावरण में साफ सफाई रहेगी, स्वच्छ वातावरण रहेगा, तो विभिन्न प्रकार के जीवाणु नहीं पनपेंगे। और जीवाणु के माध्यम से, जैसे कि हमने पहले देखा था कि मच्छर मक्खियों के माध्यम से क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसी वजह से हमारे आसपास के वातावरण को हमें स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। तो चलो उत्तर के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। पानी और साफ सफाई से गुणवत्ता में सुधार कर अनेकों बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे। उसके अंतर्गत हम क्या क्या करें कि जहाँ भी पानी एकत्रित रहता है वहाँ साफ सफाई निरंतर नहीं हो पाती है। उस वातावरण में कई प्रकार के जीवाणुओं के पनपने से बीमारियों का अंदेशा बना रहता है। अब हमारे आसपास के इलाकों में कई गड्ढों में, कई छत पर, कूलर में और नालियों में बहुत पानी रहता है, अनावश्यक पड़ा रहता है पानी। तो उन पानी में क्या होता है, मच्छर और मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं और उन मच्छरों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे हैजा, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, ये सभी है ना जो इस प्रकार की बीमारियां गंदगी से होती है, या पानी के माध्यम से होती है या विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के माध्यम से होती है। तो चलो इसको और आगे समझते हैं। जैसे अब मच्छर मक्खियों के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया, टीबी आदि बीमारियां होती है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखें, साथ ही अपने आसपास के घर की छतों में पानी एकत्रित नहीं होने दें। जैसे कि हमने देखा था कि नालियों में पानी रहता है, घर की छतों पर भी पानी रहता है, या किसी कूलर में जो खुला उसमें भी पानी रह गया तो उसमें भी मच्छर का लार्वा पैदा हो जाता है। तो इसके बाद में जब वो मच्छर हमको काटते हैं तो हमारे को विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया आदि प्रकार के रोग हमें हो जाते हैं। तब हमारा साफ वातावरण रहेगा तो ये मक्खी मच्छर पैदा नहीं होंगे और फिर हम बीमारियों से दूर रहेंगे। इन उपायों से ही हम बीमारियों से बच सकते हैं। अब हमने इस प्रश्न के बारे में समझ लिया कि हमको साफ़ सुथरा वातावरण क्यों रखना चाहिए, तभी हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से भी समझा कि किस प्रकार से हम छतों पर पानी नहीं भरने दें, गड्ढों में पानी नहीं भरने दें, नालियों की साफ़ सफाई निरंतर होती रहे, तभी हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो चलो नेक्स्ट हम शब्द संकलन पर चर्चा करते हैं। आपके जो ये पाठ है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इसमें प्रश्नों के बाद में शब्द संकलन दिया गया है। अब जरूरी नहीं है कि शब्द संकलन के आधार पर प्रश्न भी बन जाते हैं,
और उसका उत्तर आप दे सकते हो। शब्द संकलन को समझाऊंगा कि सार्वजनिक सेवाएं किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न बन गया, या निजी सेवाएं क्या होती है, तो इनको माध्यम से आप उसका आसानी से उत्तर भी दे सकते हो। तो सबसे पहले शब्द संकलन के अंतर्गत हम देखते हैं सार्वजनिक। सार्वजनिक यानी क्या होता है? वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए हैं और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, जैसे स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन आदि की ऐसी सेवाएं जो सरकार द्वारा संचालित होती है लोगों के जन कल्याण के लिए, जिसमें जैसे स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन और भी बहुत सारी अनगिनत ऐसी सेवाएं हैं जो सरकार प्रदान करती है। ये सब सेवाएं कौन सी हैं? सार्वजनिक सेवाएं। इसके अलावा है निजी। निजी वह सेवा या कार्य है जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। निजी सेवाओं के अंतर्गत हमने विभिन्न जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। ये सब जो निजी सेवाएं हैं ये अपना लाभ कमाने का इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो चलो शब्द संकलन के अंतर्गत और आगे पढ़ते हैं। अब है चिकित्सा पर्यटक। हमने पिछले भागों में हमने पढ़ा था तुलनात्मक अध्ययन के रूप में कि हमारे भारत में अच्छे अच्छे सर्वश्रेष्ठ वो है अस्पताल है, और उन अस्पतालों में विदेशों से यहाँ इलाज कराने आते हैं, उनको क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटक। ये वो विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के अस्पतालों में इलाज हेतु आते हैं। अब है संचारणीय बीमारियाँ। वो बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है, जैसे खांसी, जुखाम और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से फैलती है। संचरणीय मतलब, संचरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह। फिर है ओपीडी। ओपीडी का सीधा सीधा इंग्लिश में अर्थ होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और हिंदी में होता है बाह्य रोगी विभाग। इसका जहां आप निजी स्वास्थ्य जो केंद्र है, निजी स्वास्थ्य केंद्र या सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल, उनमें आपने ओपीडी देखा होगा लिखा हुआ, जहां पर रोगी को डॉक्टर देखता है, उसे ओपीडी कक्ष बोलते हैं। अब है नैतिक आचार। किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत को क्या कहते हैं? नैतिक आचार कहते हैं। अब है जेनरिक नाम। पहले भाग में हमने जेनरिक दवाओं पर चर्चा की थी। जेनरिक दो प्रकार की दवाएं होती हैं, जेनरिक और एथिकल। तो यहाँ जेनरिक है जो दवाइयों के रासायनिक नाम को प्रदर्शित करती है। वो दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं कि जो जेनरिक दवाएं किस प्रकार की होती है, और एथिकल दवाइयाँ जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियाँ होती है उनके द्वारा संचालित होती है एथिकल दवाइयाँ। लेकिन जेनरिक दवाइयाँ सभी व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है क्योंकि उनकी कीमत कम होती है। यहाँ पे जेनरिक नाम यहाँ से ये प्रदर्शित करता है। तो आज हम इस अध्याय नंबर 2 के भाग 5 के अंतर्गत हमने ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है, और प्रश्नों के उत्तर भी आज हमने समाप्त कर लिए। आप प्रश्नों को ध्यान से सुने होंगे और इनको समझा भी होगा और नोट भी किया होगा। तो हम समझ गए कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका किस प्रकार से रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये पूरा चैप्टर है अध्याय नंबर 2 समझ में आया होगा, साथ में आपको ये प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अब अगले नेक्स्ट अध्याय नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, जिसमें जो राज्य में जो शासन का कैसे काम करता है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।